आज की हमारी टॉपिक क्या है? सेल इंजरी। आज की हमारी टॉपिक क्या है? सेल इंजरी। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? पैथोलॉजी। कौन सा सब्जेक्ट है? पैथोलॉजी। देखिए पैथोलॉजी में हमने बताया था एक ऐसा सब्जेक्ट है, पैथोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? स्टडी अबाउट डिजीज। ठीक है, बीमारी के बारे में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। किसमें? पैथोलॉजी में। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसमें हम इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, पैथोलॉजी का स्कोप क्या होते हैं, मैंने सब कुछ बता दिया था। हमारी कौन सी पैथोलॉजी? बी फार्मा की सेकेंड यूनिट है, सॉरी बी फार्मा का सेकेंड सेमेस्टर है। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, कौन सा है? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी बी फार्मा का सेकेंड सेमेस्टर है। ठीक है, इसमें हम लोग रोगों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? रोगों के बारे में। एक रोग कैसे होते हैं, ठीक है, वो रोग होने का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, अगर रोग हो गए हैं तो आपको पता कैसे करेंगे, इसके सिम्टम क्या है, रोगों से बचने का इलाज क्या है, रोग को ठीक करने का क्या इलाज है, आर टू आर जितनी भी जानकारी होती है किसमें देते हैं? पैथोलॉजी में। पैथोलॉजी में हम सिर्फ बीमारी के बारे में ही स्टडी करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि हमारी जो बॉडी सिस्टम है, जो हमारे ऑर्गन है, और हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। सेल ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन ऑफ ग्रुप क्या बनाते हैं? हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम से 11-12 सिस्टम मिलकर एक कंप्लीट क्या बनाती है? ह्यूमन बॉडी तैयार करती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इन्हीं सारे ह्यूमन बॉडी पे एक ऑर्गन पर, एक सेल पर, देखिए ऑर्गन टिश्यू किससे मिलकर बनते हैं? सेल से ही मिलकर बने होते हैं। बात समझ में? मीन्स कि एक ऑर्गन पर, एक सेल पर, एक टिश्यू पे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, बीमारी होने का कारण क्या होता है, बीमारी हो गई है तो हम ठीक कैसे करें, बीमारी की पहचान क्या है, सबकी जानकारी किस में मिलती है? पैथोलॉजी में मिलती है। तो जिसमें से हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है, तो पैथोलॉजी की फर्स्ट यूनिट जो एकदम बेस है, तीनों यूनिट, चारों यूनिट तभी आपको समझ में आएगी जब आप इसको पढ़े रहेंगे, तब समझ में आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बेस है। ऑलरेडी हमने होम्योस्टैटिक्स कंप्लीट कर दिया है। इसकी दूसरी टॉपिक कौन सी है? सेल इंजरी। तो आइए जानते हैं सेल इंजरी। सेल इंजरी होम्योस्टैटिक्स से मिली जुली एक टॉपिक होती है। जैसे होम्योस्टैटिक्स क्या होता है? होम्योस्टैटिक्स एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट करती है। मीन्स ये समझाने के लिए ये हमारी क्या है? एक ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ये हमारी क्या है? एक ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी, ये इंटरनल इन्वायरमेंट मान लीजिए, जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी बना ही दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है? ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ये क्या है? एक ह्यूमन बॉडी है, समझाने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, इसके ये हमारी क्या है? ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, बात समझ में आई? इसके अंदर का टेम्परेचर और ये क्या है? ये बाहर का टेम्परेचर है। ये क्या है? बाहर का टेम्परेचर है। जब इसके बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी, जब बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी भी अपने अंदर का टेम्परेचर चेंज कर देती है, या फिर कांस्टेंट कर देती है, या फिर सिमिलर कर देती है। यही प्रोसेस क्या कराती है? होम्योस्टैटिक्स कराती है। होम्योस्टैटिक्स एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए सेल इंजरी क्या है? जब ये बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा और हमारी बॉडी इस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाई, कांस्टेंट नहीं कर पाई, हमारी बॉडी इस टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं कर पाई, तो हमारी सेल क्या होगी? डैमेज होने लगेगी। सेल में बहुत सारी प्रॉब्लमें होने लगेगी। जैसे आप इसको समझिए, जैसे आप मौसम बढ़ता है, मौसम जैसे बढ़ता है तो आपकी बॉडी क्या करती है? जैसे ठंडी आई, ठंडी आने से पहले देखेंगे बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो बॉडी होता है वो बाहर की इन्वायरमेंट, जो हमारे बाहर का इन्वायरमेंट चेंज हुआ है उसके प्रति वो अपने अंदर का इन्वायरमेंट को कांस्टेंट नहीं कर पाया है। तो हमारी सेल क्या कर रही है? बाहर के इन्वायरमेंट को झेल नहीं पा रही है, तो उनमें प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। बुखार आएगा, जुकाम पकड़ेगा, सर्दी जुकाम होगा, सर में दर्द, फला बहुत टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी एडॉप्ट नहीं कर पा रही है, आपकी बॉडी झेल नहीं पा रही है, आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पा रही है, बॉडी की जो सेल है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारी बॉडी ही किससे मिलकर बनी है? सेल से ही मिलकर बनी है।
तो डैमेज क्या होगा, सेल होगा। ठीक है, तो क्या होगा, 2-3 दिन बाद आप दवा हुआ लेते, फिर 2-3 दिन बाद आपकी बॉडी क्या करती, कांस्टेंट हो जाती है उस इन्वायरमेंट के, बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को, मीन्स की बॉडी की इन्वायरमेंट को कांस्टेंट कर देती है, लेवल बना देती है। और एक समय ऐसा आता है कि आप ठंडी में भी मौज से रहते हैं। ठीक ऐसे ही गर्मी में भी आप मौज से रहते हैं। ठीक है, बरसात में भी मौज से रहते हैं, गुलाबी ठंडी में भी मौज से रहते हैं। तो आपकी बॉडी क्या करती है, जैसे आपकी बॉडी का, जैसे आपके बाहर का इन्वायरमेंट चेंज होता है, आपकी बॉडी भी उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर का इन्वायरमेंट चेंज कर लेती है। अगर 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 हमारी बॉडी क्या की, अगर अंदर का इन्वायरमेंट चेंज करने में असमर्थ हुई, तो इस बॉडी में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, जैसे बुखार होने लगा, ये हो गया, वो हो गया। इसी को क्या कहते हैं, सेल इंजरी कहते हैं। सिर्फ यही सेल इंजरी नहीं कहलाती है, आगे हम बता रहे हैं बहुत सी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी जिसकी वजह से आपको सेल इंजरी हो सकती है। अभी एग्जांपल में समझिए, मौसम की वजह से आपको सेल इंजरी होती है, आपकी सेल डैमेज होती है, लेकिन इतना नहीं डैमेज होती है कि आपको मौत के मुंह में लेकर जाए, इतना कि आपके बॉडी को डिस्टर्ब कर सकती है, आप जो काम कर रहे हैं उसमें मन नहीं लगता है, मीन्स कि आपके बॉडी के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए आप एसी में बैठे हैं, अचानक से आपको कोई काम आ गया और आपको बाहर जाना पड़ा। आप एसी में बैठे हैं, अचानक से आपको कोई काम आ गया और आपको बाहर जाना पड़ा, और बाहर बहुत तेज गर्मी है, बाहर बहुत तेज गर्मी है, 2 ही मिनट में, अरे बाप रे हालत खराब हो गया, अरे बाप रे हालत खराब है भाई, बहुत गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी है। क्यों? क्योंकि आप एसी में से गए हैं, आपकी बॉडी क्या की, एसी के इन्वायरमेंट से, अब एसी के अकॉर्डिंग आपके बाहर के इन्वायरमेंट पे क्या है, एक रूम में एसी है तो वहाँ का इन्वायरमेंट ठंडा रहेगा। ठंडा कौन कर रहा है, एसी ठंडा कर रही है। और आपकी बॉडी जब वहाँ पे बैठी तो एसी के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को भी क्या कर ली, मेंटेन कर ली, कांस्टेंट कर ली, इसलिए आपको वहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा था। जैसे ही आप गए, तुरंत ही आपकी बॉडी क्या की, जल्दी में क्या कि आप तुरंत गए तो वहाँ पे आपकी बॉडी कांस्टेंट नहीं कर पाती। अब बॉडी को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट का दोनों कांस्टेंट लाने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आप ठंडी में से धूप में गए आपकी बॉडी तुरंत काम कर दी, ऐसा नहीं है। कोई भी प्रोसेस होने में थोड़ी सी टाइम लगती है, हमारे बॉडी के होम्योस्टेटिक्स होने में भी थोड़ी सी टाइम लगती है। तो जैसे ही आप जाते हैं तुरंत, तो आपको देखते हैं सर में दर्द होने लगेगा, बहुत तेज पसीना होने लगेगा, बहुत अरे यार सर दर्द कर रहा है, पसीना हो रहा है, लेकिन बहुत तेज धूप लग रही है, बहुत तेज गर्मी हो रही है, आप करते हैं ना, लेकिन कुछ मिनट बाद आप सही हो जाते हैं, उस गर्मी में झेल लेते हैं। क्यों झेल लेते हैं? क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी तब तक अपने अंदर का इंटरनल कांस्टेंट को, इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट कर चुकी होती है। ठीक है, बात समझ में आया। यही जब ज्यादा होता है, आपकी बॉडी नहीं कांस्टेंट कर पाती है, तो आपके बॉडी में एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिसको हम लोग सेल इंजरी के नाम से जानते हैं। अब ये सेल इंजरी क्यों होती है? अब ये सेल इंजरी ही क्यों होती है भाई? प्रॉब्लम सर में हो रहा है, सर दर्द भी कर रहे हैं, हाथ टूट रहा है, हाथ टूट गया ये भी कह रहे हैं भाई, पैर टूट गया वो भी कह रहे हैं, पेट में दर्द है, लीवर के खराब है तो लीवर इन्फेक्शन, ये वगैरह वगैरह ये सब कह सकते हैं। हम लोग सेल इंजरी के नाम से ही क्यों जान रहे हैं? क्वेश्चन है ना। अब देखो और थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ते हैं। देखो अभी अभी हमने क्या बताया है आपको कि जो हमारी एक ह्यूमन बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल। ढेर सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, और ढेर सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और ढेर सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम। और यही 12-13 ऑर्गन सिस्टम मिलकर, जैसे आपका ये 12-13 ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं जी? जब ढेर सारे ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं, जब ढेर सारे ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं या कम्युनिकेट बना दे, एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन हमारे क्या कहलाता है? ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। सिस्टम क्या है? सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ढेर सारे लोगों का ग्रुप क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक मीटिंग होता है, एक कम्युनिकेट होता है, एक क्लास होता है। बी फार्मा का अगर एक बच्चा है तो बी फार्मा बोलेंगे, अगर वही बच्चा ढेर सारे बच्चे के साथ एक क्लास में है तो आप क्या कहेंगे? बी फार्मा वाले बच्चे हैं। ठीक है, बी फार्मा वाले, अब नाम लेकर नहीं बुलाएंगे, आप सोनू आजा, मोनू आजा, फलाना आजा, ढिकाना आजा, ऐसे आप नहीं कहेंगे। आप बोलेंगे हाँ सोनू बी फार्मा का, वो बी फार्मा का, ऐसे नहीं बताएंगे, आप सीधा बोलेंगे देखिए भाई क्लास के ऊपर लिखा बी फार्मा फर्स्ट ईयर, आप तुरंत बोलेंगे बी फार्मा फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। अब कौन है मायने नहीं रखता, ठीक है, बस उसमें बी
फार्मा के पढ़ रहे हैं, वो क्या, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ढेर सारे लोग बैठे हैं। ठीक वैसे ही हमारे बॉडी का जो सिस्टम होता है ये भी एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये इसमें भी ढेर सारे ऑर्गन मिले हैं। जैसे बात करें तो नर्वस सिस्टम में आपका स्पाइनल कॉर्ड आएगा, ब्रेन आएगा, ठीक है, थैलेमस आएगा, हाइपोथैलेमस आएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है, वर्टिब्रा हो गया, वर्टिब्रल हो गया, ठीक है, उसके ढेर सारे सेगमेंट होते हैं। ये सब क्या है, ये सब एक पार्ट है, ऑर्गन है। इंक्लूड किस में गए हैं, किए हैं, नर्वस सिस्टम में। तो उसको किस नाम से जानते हैं, नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम भी क्या है, एक टाइप का सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, ढेर सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम में जितने ऑर्गन मदद करते हैं सब किस में आएंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम में आएंगे। सब के सब ऑर्गन किस में आएंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम में आएंगे। सब के सब ऑर्गन किस में आएंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम में आएंगे। जैसे आपका नोज कैविटी हो गया, नोज हो गया, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकियोलस हो गया, एल्वोलाई हो गया, ये सारे ऑर्गन आपके किसमें क्या करते हैं, सांस को लेने में मदद करते हैं, मीन्स कि ऑक्सीजन को लेने में मदद करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में मदद करते हैं, सारे ऑर्गन मिलकर। इसीलिए जो ये सारे ऑर्गन हैं, इसका एक कम्युनिकेशन बना दिया गया है, सॉरी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है। उसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जब ढेर सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब जैसे ब्रेन के बारे में, अब ब्रेन है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम हुआ किसमें हुआ, नर्वस सिस्टम में हुआ। अब नर्वस सिस्टम के अंदर जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे। हमारा डाइजेशन है भाई, कहाँ पे दिक्कत है, डाइजेशन में दिक्कत है, ठीक है। अब डाइजेशन कितने ऑर्गन से मिलकर बना, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बने हैं। उसमें लीवर आएगा, लीवर आएगा, पेनक्रियाज आएगा, माउथ आएगा, टीथ आएगा, टंग्स आएगी, ईसोफेगस आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, बाइल एसिड आएगा, बहुत ऐसी चीज आएगी। सबको मिला के क्या किया गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है। उसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और हमारे बॉडी में जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो 11 से 12 होते हैं। नर्वस सिस्टम, ब्रेन की स्टडी करते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और स्केलेटल सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम आपको मिलेंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम, ऐसे कार्डियक सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यही सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक ह्यूमन बॉडी कंप्लीट क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। कंप्लीट क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। देखा जाए तो हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है। बॉडी के जितने भी ऑर्गन है किससे मिलकर बने हैं, सेल। यहाँ तक कि टिश्यू भी कौन बना रहा है, सेल बना रहा है। भाई सेल से ही टिश्यू बना। अब टिश्यू बना है, लेकिन टिश्यू किससे बना, सेल से बना है। और एक टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, लेकिन बना किससे एक्चुअल में, सेल से मिलकर बना है। ये ऑर्गन किससे मिलकर बना है, टिश्यू से मिलकर। और टिश्यू किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। तो एक ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनती है, सेल से मिलकर बनती है। तो सेल क्या है, सेल आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, मेंटेन देयर होमियोस्टेसिस। सेल एक ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शन होती है। सेल एक ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो हमारे बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के साथ साथ वो हमारे बॉडी के होमियोस्टेटिक्स को भी क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है। किसी भी वजह से जब होमियोस्टेटिक्स अनस्टेबल में आता है, मीन्स कि किसी भी वजह से होमियोस्टेटिक्स जब डैमेज हो जाता है, हमारी बॉडी क्या कर देती है, सेल इंजरी कॉज कर जाती है, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या होता है, सेल इंजरी होमियोस्टेटिक्स की वजह से होने वाला एक पार्ट होता है। लेकिन इसके अलावा भी अभी आपको बहुत चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बात समझ में आया, सेल क्या है, सेल आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शनल होती है। मीन्स कि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सेल से होती है। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है क्या, सेल, ठीक है। बात समझ में आया। इसलिए बॉडी में जहाँ पे हाथ में चोट लगी, भाई हाथ किससे बना है, सेल से बना है। लीवर में चोट लगा, लीवर किससे बना है, सेल से बना है, ठीक है। हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हुआ, हार्ट किससे बना है, सेल से बना है, ठीक है। हमारे लंग्स में, हमारे टंग्स में प्रॉब्लम हुई, भाई टंग्स किससे बनी है,
सेल से बनी है। ठीक है, लिवर सेल, किडनी सेल, हार्ट सेल्स, लंग्स सेल, ब्रेन सेल्स, सब कुछ किससे बने हैं भैया? सेल से ही बने हैं। तो इसीलिए इसको एक नाम दे दिया गया है सेल इंजरी। सेल इंजरी एक ऐसा, जब हमारे सेल में कोई डैमेज होता है किसी भी वजह से, जब हमारे सेल में डैमेज होता है, ये रिवर्सिबल भी होता है, इरिवर्सिबल भी होता है। रिवर्सिबल मतलब जो अपने एक पहले बात तो डैमेज हुआ, वो एक नॉर्मल कंडीशन में आई, फिर जाके वो नॉर्मल कंडीशन में चली जाए तो इरिवर्सिबल करवाता है, रिवर्सिबल कहलाता है। मीन्स कि फिर क्या हुआ, जैसे कि आपके बॉडी लीवर खराब हुआ, ठीक है, लीवर खराब हुआ, फिर इसके बाद उसको दवा हुआ, फिर वो नॉर्मल सिचुएशन में चला गया। किसी वजह से अगर आपका लीवर डैमेज हुआ, फिर वो नॉर्मल सिचुएशन में चला गया, तो क्या है, वो रिवर्सिबल है, हुआ डैमेज हुआ, ठीक हुआ, फिर अपना काम कर रहा है। एक तो वो होता है जो इरिवर्सिबल होता है, जो ठीक ही ना हो, तुरंत वहां की सेल क्या हो जाए, डेथ कर जाए, यही क्या कर रहा था सेल इंजरी। तो आइए देखते हैं सेल इंजरी क्या है। सेल इंजरी इज ए स्टेट, सेल इंजरी क्या है? सेल इंजरी इज ए स्टेट इन विच ए सेल अनेबल टू मेंटेन नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। जब हमारी सेल अनेबल हो जाती है, किसी भी वजह से जब हमारी सेल अनेबल हो जाती है, अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को पूरी तरह से मेंटेन नहीं कर पाती है, पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती है, तब जाके हमको क्या देखने को मिलता है? सेल इंजरी देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये सेल इंजरी किसकी वजह से होता है? ड्यू टू हार्मफुल स्टिमुलाई, डैमेज या फिर माइल्ड स्टिमुलाई हो गया। ठीक है, हार्मफुल स्टिमुलाई, डैमेज इज माइल्ड, थोड़ा बहुत चोट लगना, या फिर टेम्परेरी डैमेज, या फिर कभी कभी हाथ टूट जाता है, फिर इसके बाद में सही हो जाता है। फिर इसके बाद सेवरल डैमेज, प्रोलॉन्गर टाइम तक जो डैमेज रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, सेल इंजरी इज द स्टेट, सेल इंजरी एक ऐसी स्टेट है, हमारी सेल की एक ऐसी स्टेट है विच ए सेल अनेबल टू मेंटेन नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल इंजरी हमारे सेल का एक ऐसा स्टेट होता है जब हमारी सेल अपने बॉडी के मीन्स कि अपना फंक्शन और स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का भूल जाती है या फिर अनेबल हो जाती है, नहीं कर पाती है, वही स्टेज क्या कहलाता है? सेल इंजरी कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये होता कैसे है? ड्यू टू हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे वायरस घुस गए, बैक्टीरिया घुस गया, फंगी घुस गया, भाई हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होती है ना, वायरस घुसा, भाई सर्दी जुकाम बुखार, बैक्टीरिया घुसा, जाहिर सी बात है कोई बीमारी होगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं हमारे बॉडी में जाते हैं, जो हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, अगर वो इंटर करते हैं तो भी हमारे बॉडी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। वो किसको होती है? हमारी सेल्स को होती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेल इंजरी कहते हैं। इसके बाद डैमेज लगना, हमारी सेल्स का डैमेज होना, जैसे आप अचानक से चल रहे एक्सीडेंट हो गए, एक तो वो एक्सीडेंट हो गया जो 2-3 दिन बाद ठीक हो जाता है, एक आप गिरे लेकिन थोड़ा बहुत चोट लगा, एक आध गिरे थोड़ा बहुत चोट लगा, दवा करवाएं ठीक हो गया भैया। एक तो वो एक्सीडेंट हो गया जो पट्टी बांध के चल रहे हैं, भयानक वाला जब एक्सीडेंट होता है तब आप क्या करते हैं? पट्टी बांध के चलते हैं, वो बहुत ज्यादा लंबा टाइम देता है ठीक होने में। वो भी क्या है? एक टाइप की सेल इंजरी है। कहाँ पे चोट लगी? सेल में लगी, हमारी सेल इंजर कर गई, हमारी सेल डैमेज हो गई, जो अपने बॉडी से फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रही है, नहीं कर पाएगी भाई। जब वो डैमेज हो गई है तो अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगी? आपको एक बुखार आ जाए तो आप सोने का मन करेगा, आपको अगर बुखार आ जाए तो आपको सोने का मन करेगा। अगर हमारे सेल्स को डैमेज हुआ, हमारी सेल्स को चोट लगी है, वो अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगी? नहीं कर पाएगी, कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक तो वो एक्सीडेंट होता है जो तुरंत ठीक हो जाता है, मीन्स कि थोड़ा बहुत चोट लगता है, तुरंत नहीं, थोड़ा बहुत चोट लगता है, फिर आने वाले समय में ठीक हो जाता है। एक तो वो जो पट्टी सट्टी बांध के चलते हैं, बहुत टाइम बाद ठीक होता है। एक तो वो एक्सीडेंट होता है जो तुरंत सब मर जाते हैं, किसकी वजह से? सेल इंजरी। हमारी सेल ऐसी कोई है जो एकदम से डैमेज कर दे, जो रिकवरी लायक नहीं है, जो दोबारा रिकवर नहीं हो पाएगी, वो ऐसी जब सेल डैमेज होती है तो ऐसे में इंसान की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? सेल इंजरी क्या है? बात समझ में आया कि कब होता है? सेल इंजरी हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जब हमारी सेल अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन को परफॉर्म करने में अनेबल हो जाती है, अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन को पूरी तरह से नहीं कर पाती है,
तब उसी स्टेज को ये क्या कहते हैं, सेल इंजरी कहते हैं। ये कब होता है, ये हार्मफुल सब्सटेंस से होता है, ठीक है, ये डैमेज सेल से होता है, जब हमारी सेल डैमेज कर जाती है। कभी कभी ये माइल्ड डैमेज होती है, कभी कभी टेम्परेरी डैमेज हो जाती है, कभी कभी सेवरल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, तब जाके हमको क्या देखने को मिलता है, सेल इंजरी देखने को मिलती है। बात समझ में? देखते हैं सेल इंजरी कब होता है। व्हेन ए सेल encounter a variety of the stress and the external environment leads to cell injury। अब देखिए इनकाउंटर, इसको गोली वाले देते हैं जो बंदूक मारते हैं, तब आपको समझ में आएगा। अब देखो बाहर का इन्वायरमेंट डैमेज हुआ है, बाहर का इन्वायरमेंट एकदम भयानक वाला है। आपको पता है, आपके बॉडी को क्या पता है कि मैं यहाँ से वहाँ तक जा रही हूँ, तो वहाँ से कोई हमको देख रहा है और हमको कट्टा मार देगा, गोली मार देगा। आपकी बॉडी जान रही है? नहीं जान रही है, नहीं जान रही है। वहां पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अचानक से चेंज हुआ और आपकी बॉडी नहीं अडॉप्ट कर पाई, क्योंकि उसको पता ही नहीं यार ये अचानक से आने वाला चीज है। अगर वो गोली मार रहा है, उसके प्रति आपकी बॉडी एक्टिव नहीं हो पाएगी कि आप उससे बच सके। आप चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आपकी बॉडी को पता नहीं है, आपकी सेल्स को नहीं पता है, तो आपका सेल्स पूरी तरह से फंक्शन स्ट्रक्चर नहीं परफॉर्म कर पाएगी। वहाँ पे आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हुआ है और इतना अचानक से चेंज हुआ है कि आपकी बॉडी उसमें अडॉप्ट नहीं कर पा रही है। आप गोली मारे, ठीक है, पैर में लग गया, तो वहाँ की क्या होगी, सेल्स क्या होगी, डैमेज हो जाएगी, डैमेज होगी। वहाँ पट्टी सुई लगेगा, ठीक हो जाएगा। हाथ में लगा पट्टी सुई लगेगा, ठीक हो जाएगा। पेट में लगा पट्टी सुई लगेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वही दिमाग में लगा, तो अगर वही गोली वो दिमाग में मारी तो किसको डैमेज की, हमारे दिमाग की सेल को सीधा डैमेज की। और दिमाग की सेल का जब डैमेज होता है तो वहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है बाबू। क्यों? तब वहाँ पे मौत पक्की है। अगर पैर में चोट लगी तो पैर में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। हमारी सेल धीरे धीरे अपना ग्रोथ बढ़ाते बढ़ाते एक समय उस चोट को रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर वही गोली दिमाग में लग गई तो दिमाग में कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता है। एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पे सेल डिवीजन खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। मीन्स कि दिमाग की सेल डिवाइड नहीं करती है और वहाँ की जब सेल डैमेज होती है तो सीधा मौत होती है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो when a encounter a variant of the state, किसी भी एक स्टेट है जिसको आपको नहीं पता है, जब आपको इनकाउंटर होने वाला रहता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, एक स्टेट आती है, जब आपके सेल में एक स्टेट आती है, ठीक है, तब किसी भी वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट से स्टेट आती है आपको सेल में, तो वही क्या करती है, वही एक कॉज कर जाती है, एक बीमारी कॉज करती है जिसको हम लोग सेल इंजरी के नाम से जानते हैं। When cell injury is a several, it may be to leads more। अगर सेल इंजरी ज़्यादा हुई तो इंसान की मौत भी हो सकती है। जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया, अगर गोली आपके पैर में लगी तो इंसान के बचने का कंडीशन है, लेकिन वही गोली अगर माइंड में लगी तो वहाँ पे सेवरल चोट लगेगा, वहाँ की सेल डिवीजन नहीं करेगी, तो वहाँ पे इंसान की मौत तय है। ठीक है, कॉजेस ऑफ सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन होता क्यों है? इस कॉजेस ऑफ सेल डिवीजन है, ये हमारे ह्यूमन बॉडी में जो सेल डिवीजन, कॉजेस ऑफ सेल इंजरी, कॉजेस ऑफ सेल इंजरी, कॉजेस मतलब होते हैं कारण। जो हमारे बॉडी में सेल इंजरी हो रही है वो किस किस कारण हो रही है, इसको जानते हैं हाइपोक्सिया। सबसे पहला कौन सा आता है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉक हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। हाइपोक्सिया में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। अब देखिए हमारे सेल्स को एटीपी बनाने में, एनर्जी बनाने में सबसे ज्यादा जरूरत किसका पड़ेगा, ऑक्सीजन का पड़ेगा। और आपको क्या हुआ है, हाइपोक्सिया हुआ है। और हाइपोक्सिया में मीन्स कि एक मैक्सिमम अमाउंट में हमारे सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, हमारे सेल को क्या नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो भाई जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारी सेल एटीपी कैसे बनाएगी, एनर्जी कैसे बनाएगी, हमारे बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कब है भाई, सेल की वजह से है। सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे बॉडी में क्या हुआ है, हाइपोक्सिया हुआ है। हाइपोक्सिया में क्या होता है, लॉक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉक हो जाता है, ऑक्सीजन जाता ही नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आपके बॉडी में एक और बीमारी देखने को मिलेगी जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंसेमिया नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इंसेमिया नाम से जानते हैं। अब इंसेमिया में क्या होता है, रिड्यूस ब्लड सप्लाई, रिड्यूस ब्लड सप्लाई। अब देखो
रिड्यूस ब्लड सप्लाई। अब देखो ये ब्लड सप्लाई क्या होता है, हमारा कभी कभी हमारे बॉडी में ब्लड सप्लाई क्या होता है, नहीं होता है, हमारे बॉडी में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, मीन्स कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई जाना कम हो जाता है, हमारे सेल्स तक सही से ब्लड सप्लाई नहीं हो जाता। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी लीवर है, हमारी ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा ये फला है, ये हमारी बॉडी में इतना सेल है और यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रहा है, सबको क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई हो रहा है, मीन्स कि ब्लड जा रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे ब्लड कितने घंटे में जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे ब्लड 2 मिनट में जा रहे हैं, यहाँ पे ब्लड कितने मिनट में जा रहा है, 2 मिनट में जा रहे हैं। हमारे लिवर के पास भी 2 मिनट में जा रहा है, ब्रेन के पास भी 2 मिनट में जा रहा है, मतलब जितने भी हमारे सेल्स हैं सबके पास में जा रहा है, लिवर के सेल्स, ब्रेन की सेल्स, हार्ट की सेल्स, सबके यहाँ पे कितने मिनट में, 2 मिनट में ब्लड सप्लाई हो जा रही है। अगर यही ब्लड सप्लाई 2 मिनट से लेकर सिर्फ मतलब 5 मिनट में हो, 2 मिनट से लेकर 5 मिनट में हो, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई इस ऑर्गन को कम होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हुआ कि नहीं हुआ भाई, इसको किसकी आदत पड़ी, सिर्फ 2 मिनट में ब्लड सप्लाई हो जानी चाहिए, 2 मिनट में हमको ब्लड मिल जाना चाहिए। अगर आप भी कभी देखिए ना 5 बजे खाना खा लेते हैं, आपका नियम है कि हमको 5 बजे खाना चाहिए, अगर 5 बजे खाना नहीं मिला तो कभी आपको 7-8 बजे मिला, 9 बजे रात को मिला, तो आपको दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि 5 बजे ही आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। भाई 5 बजे हमको खाना मिलता है, चल एसिड तू अपने अंदर से क्या कर, एसिड का सिक्रीशन कर, सॉरी एससीएल तू एक्टिव हो जा, भोजन 5 बजे आने वाला है, ठीक है, जीभ सलाइवा का सिक्रीशन करने लग, एक्टिव होकर अभी आएगा भोजन, तुमको सलाइवा उसको भोजन को मिक्स करना है, एक विस्कस नेचर में, एक गोला आकार में लाना है, ठीक है। लिवर एक्टिव हो जाए, एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, भोजन आने वाला है, डाइजेस्ट होने वाला है, डाइजेस्ट करने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। पेनक्रियाज एक्टिव हो जाओ, 5 बजे 5 बजने वाला भोजन आएगा, तो आपको क्या होता है, भूख लगने लगती है, तो आप क्या करते हैं, 5 बजे तुरंत जाते हैं खाना खाने लगते हैं। उस समय आपका डाइजेशन का जितना भी पार्ट होता है सब एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि अभी 5 बजे हमको भोजन मिलेगा। अब वही भोजन अगर आपको 10 बजे दिया जाए तो ये तो क्या होगा, शांति हो जाएंगे, भोजन गया, गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन का शिकार होंगे आप लोग, गैस बनेगी, फलाना ढिकाना जो भी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि जो आपका ये फंक्शन है, जो अपने आप ऑर्गन को जो आप अपने भोजन टाइम से दे रहे हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को आप अपना भोजन टाइम से दे रहे हैं 5 बजे, तो 5 बजे आप खाना खा लेते हैं, लेकिन किसी भी वजह से अगर आपका 5 बजे नहीं मिला तो ये आपका जो ये होता है एक्टिवेट ही रहता है, एक्टिवेट हो जाता है, फिर शांत हो जाता है। फिर इसके बाद जब आप 5 घंटे बाद खाते हैं तो एक्टिवेट होता है, लेकिन कम होता है, इसीलिए आपको कब्ज वगैरह का देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, पेट में गैस बना लिया, सर दर्द करने लगा, पेट में दर्द होने लगा, ठीक है, सुबह लैट्रिन करने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपका भोजन सही से डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से ये जब हमारे बॉडी में जब इंसेमिया होता है, इंसेमिया में क्या होता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई कम होगी, अब आप देखिए ब्लड सप्लाई जब कम होगी तो ब्लड के थ्रू बहुत सारे न्यूट्रिशन भी हमारे सेल्स के पास जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी हमारे सेल्स के पास जाते हैं। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। अब जब हमारा ब्लड कम सप्लाई हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे सेल को न्यूट्रिएंट भी कम मिलेगी। एक सबसे बड़ी मजेदार वाली बात, इस ब्लड के साथ हमारा ऑक्सीजन भी परिवहन करता है। क्या? ऑक्सीजन भी परिवहन करता है, मीन्स कि हमारे ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी जाता है। हमारे ऑक्सीजन को डिफरेंट रास्ते तक पहुंचने के लिए, डिफरेंट सेल्स तक पहुंचने के लिए उसको किस रूट को फॉलो करना पड़ता है? ब्लड के रूट को फॉलो करना पड़ता है। ब्लड ही ऐसा कंपोनेंट्स होता है जो हमारे पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, आँख के पास, कान के पास, माइंड के पास, दिमाग के पास, हर जगह ब्लड ही ट्रेवल करता है। जब इस एक ब्लड हमारा कम जाएगा, कम घूमेगा, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन भी कम जाएगा, न्यूट्रिशन भी कम जाएगा। ठीक है, तो आपको कौन सी बीमारी देखने को मिलेगी? सबसे पहले हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, मीन्स कि आपको बीमारी देखने को मिलेगी हाइपोक्सिया। ठीक है, बात समझ में आई? इंसेमिया में क्या होता है? इंसेमिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इंसेमिया में क्या होता है? ब्लड सप्लाई कम हो जाता है।
ठीक है। और अब देखिए जब ब्लड सप्लाई कम होगा तब भी हमारी सेल क्या होंगी, डैमेज होगी, या फिर हमारी सेल्स में तब भी सेल इंजरी कॉज होगा। ठीक है। फिर इसके बाद फिजिकल डैमेज है। फिजिकल डैमेज में सबसे पहले आता है मैकेनिकल ट्रॉमा। मैकेनिकल ट्रॉमा की वजह से भी आपको क्या देखने को मिलता है, इंजरी देखने को मिलती है। कब? अचानक से जब आपका एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी रोड पे जब एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको हाथ में पैर रखती है, हाथ में चोट लगती है, पैर में चोट लगती है, सर में चोट लगती है, पेट में चोट लगती है, तो वहाँ की जो सेल्स होती हैं वो डैमेज होती हैं, और उसी को जब सेल डैमेज होती है उसी को क्या कर रहे हैं, सेल इंजरी कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? रेडिएशन, कभी कभी रेडिएशन की वजह से भी हमारी सेल डैमेज हो जाती है। ठीक है, कभी कभी नहीं, रेडिएशन की वजह से सेल डैमेज होती है। ठीक है, यूवी रेडिएशन भाई धूप में निकलो काला कर देती है, धूप में निकलो तो काला कर देती है स्किन को। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्किन को ऊपरी वाली सतह को डैमेज कर देती है, तभी वो क्या होती, मरने लगती है, तो हम लोग काले दिखने लगते हैं, डेड कर देती है। ऑलरेडी तो नीचे से डेड होते हुए ऊपर आती है, उसको साफ करते हैं तब आपको नई स्किन दिखती है, तो लड़कियां गोरी दिखती हैं। लड़के लोग जो होते हैं वो अपने बॉडी से डेड स्किन को नहीं निकालते, लड़कियां का जो डेड स्किन आता रहता है, अब भाई नई स्किन आने में टाइम है, तब तक जो नई स्किन अभी आने में टाइम है, और ये अभी पूरी तरह से ऊपर वाली स्किन मरी भी नहीं है, तब तक रेडिएशन आया, यूवी रेडिएशन उसको मार दिया, कुछ दिन तक लड़कियां काला दिखेंगी। फिर इसके बाद नई सेल आएगी तो वो धीरे धीरे लड़कियां फेस वॉश करके, ब्लीचिंग करके, ठीक है, और फेशियल करके उसको रिमूव करेंगी, फिर साफ हो जाएंगी। फिर रेडिएशन पड़ेगा, यूवी रे फिर पड़ेगा, फिर करिए दिखेंगी। तो बचने के लिए मास्क लगाती हैं, सनस्क्रीन लगाती हैं, बचने के लिए मास्क का यूज करती है, सनस्क्रीन का यूज करती है। कभी कभी इतना हद हो जाता है कि मुंह में बांध के चलती हैं, एकदम पूरा मुंह बांध देंगे, सिर्फ क्या दिखने को मिलेगा, आग दिखने को मिलेगी, लेकिन आग के आसपास का एरिया क्या होता है, काला काला पड़ जाता है। ठीक है, तो रेडिएशन भी हमारे सेल को डैमेज करने के लिए बहुत बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, बात समझ में आई? रेडिएशन की वजह से कैंसर भी होता है, रेडिएशन भी हमारे सेल को बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारे सेल को डैमेज करने के लिए। और फिर इसके बाद क्या है, एक्सट्रीम टेम्परेचर। कभी कभी क्या होता है, मौसम का चेंज होने से भी हमारी बॉडी थोड़ा सा डैमेज हो जाती है, लेकिन फिर वो नॉर्मल सिचुएशन में आ जाती है। जैसे आप सुने होंगे, अरे मौसम की चेंज की वजह से बुखार हुआ है, तो ये कभी कभी हमारा मौसम हीट हो जाता है तो भी हमारे सेल्स को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, मौसम ठंडा हुआ तो भी हमारे सेल्स को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। बर्निंग की वजह से हमारे सेल्स को डैमेज होने का चांसेस है, वो भी हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर कोई भी जली हुई चीज को आप छू दिए, गलती से लग गए, तो वहां पे दर्द होने लगेगा, वहां पे क्या होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। आप देखेंगे कि वहाँ की जो एरिया है उसमें वो स्किनियाँ ही दब जाती है, अगर ज्यादा जल गए ना, हाथ पे जल गए, तो वहाँ पे एकदम धप्पन ये पड़ जाता है, वहाँ की वो जो सेल है वो डैमेज कर गई है, वो पिचक गई है, डैमेज कर गई है। ठीक है, बात समझ में आई? और यही क्या है, यही हमारी सेल इंजरी है, किसी भी वजह से जब हमारी सेल अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर दे। पहले हमारा क्या है, पहले हमारी सेल इस स्ट्रक्चर में है, ऐसा है, अब किसी भी वजह से हमारी सेल जब पिचक जाए, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर ले, अपना फंक्शन ना परफॉर्म करे, वही क्या है, सेल इंजरी है। अब बर्निंग की वजह से आप जल जाते तो भी आपकी सेल डैमेज होती है। ठीक है, सेल का डैमेज होना भी सेल इंजरी है। ठीक है, बात समझ में? किसी भी वजह से होता है, जब हीट का मौसम आता है वो भी हमारे सेल्स को डैमेज कर देता है, जिससे हमको सर्दी जुकाम बुखार देखने को मिलेगा, कोल्ड में भी यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया एक्सचेंज टेम्परेचर की वजह से कभी कभी हमको बुखार देखने को मिलेगा, लेकिन ये रिवर्सिबल होता है, आपको 4-5 दिन प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन फिर इसके बाद नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, जैसे आप पहले थे वैसे आपकी बॉडी आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी होम्योस्टैटिक्स मेंटेन हो गई है, आपकी होम्योस्टैटिक्स कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है केमिकल एजेंट्स। कौन सा आता है? केमिकल एजेंट्स या फिर ड्रग। कभी कभी केस में केमिकल एजेंट्स भी होते हैं जो आपके सेल को डैमेज कर सकते हैं, सेल इंजरी कॉज कर सकते हैं, और हमारे कभी कभी बहुत हार्मफुल ड्रग भी होते हैं, दवाएं भी होती हैं जो हमारे सेल्स को डैमेज कर सकती हैं। ठीक है, जैसे आपका
पॉइजन, अगर आप पॉइजन खाते हैं उसमें भी आपकी सेल डैमेज होती है, ठीक है। एल्कोहल से भी सेल डैमेज होती है, तंबाकू से भी सेल डैमेज होती है, ड्रग से, हार्मफुल ड्रग, अगर ड्रग का डोज आप ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से, पॉल्यूशन क्या होता है, धूल धक्कड़ वगैरह वगैरह। अब भाई धूल उड़ रही है तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ धूल में उड़ रही है, वो तो हमारा बाहर का है ना, वो हमारे नाक के थ्रू जाएगा। हमारे नाक में छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, धूल धक्कड़ बैक्टीरिया को अपने अंदर चिपका लेते हैं। थोड़ा बहुत नाक के जो बाल होते हैं छोटे छोटे वो प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन नाक से ना कुछ म्यूकस का सिक्रीशन होता है। जैसे नाक के थ्रू ऑक्सीजन आप ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे हैं। अब ये बाहर क्या क्या चल रहा है, ड्रग चल रही है, डिफरेंट टाइप की बैक्टीरिया आ रही है, सब कुछ क्या हो रहा है उसी हवा में मिल रहा है और आप वो ले भी रहे हैं। तो आपकी बॉडी को क्या चाहिए, आपकी बॉडी को क्या चाहिए, सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। और जा कहाँ से रहा है, नाक से जा रहा है। तो नाक में देखेंगे छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल होते हैं। वो बाल क्या करते हैं, जो आपके बॉडी के लायक नहीं है उसको रोक देते हैं, उसको वहीं पे रोक देते हैं, यार तुम स्टॉप रहो, तुम हमारे बॉडी का पार्ट नहीं हो, तुम रुको। इसके बाद जो जबरदस्ती जाते हैं, नहीं हमको जाना है तुम्हारे बॉडी के अंदर, तब तक अगवा जाके ये जो हमारी नोज रहती है ना, ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है। म्यूकस मतलब कि चिपचिपा पदार्थ निकालती है, अरे जो बलगम होता है, जैसे उन लोग जाती है ऑक्सीजन को पास करता है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं सबको चिपका देता है, सबको चिपका देता है। कभी कभी नाक साफ करेंगे तो देखेंगे कुछ ना कुछ निकलेगा, ठीक है। वो क्या रहता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, वो कौन चिपकाया, म्यूकस चिपकाया, क्यों, ताकि वो वेस्ट प्रोडक्ट आपके बॉडी में ना जाए और किसी भी प्रकार से हमारे सेल को डैमेज ना कर पाए, ठीक है। बात समझ में आई। पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन की वजह से भी हमारी सेल डैमेज होती है, ठीक है। देखिए सेल इंजरी का कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगी की वजह से भी हमारी सेल डैमेज हो सकती है, मीन्स की स्ट्रेस में आ सकती है, ठीक है। तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल इंजरी के लिए। तो हमारा इम्यून सिस्टम भी सेल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, अभी देखिए कॉजेस ऑफ सेल इंजरी को हम डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, अभी से भी थोड़ा थोड़ा आप समझते हुए चलिए, ठीक है। इम्यून सिस्टम भी हमारे सेल इंजरी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो कभी कभी न्यूट्रिशन इम्बैलेंस, जैसे प्रोटीन का कम हो जाना और हमारे जो विटामिन कम हो जाते हैं, इसके इम्बैलेंस से भी सेल इंजरी कॉज हो सकती है, ठीक है। अब देखिए अब किस तरीके से सेल इंजरी होता है। देखिए सेल में रिस्पॉन्स इन 3 वे टू एनी स्ट्रेस। जब हमारे सेल के ऊपर कोई स्ट्रेस पड़ता है, जैसे कि हमारी ये क्या है, हमारी सेल, ये हमारी सेल है, इस पे क्या हुआ, स्ट्रेस पड़ा, इस पे क्या हुआ, स्ट्रेस पड़ा, प्रेशर पड़ा, तो ये हमारी सेल क्या होगी, पिचकेगी, अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगी। अगर इस प्रेशर को आप हटा लीजिए तो कुछ समय में क्या करेगी, ये सेल फिर नॉर्मल कंडीशन में आने लगेगी, ये सेल क्या करेगी, फिर अपने नॉर्मल कंडीशन में आ रही है, धीरे धीरे आती है, ठीक है। जब सेल पे स्ट्रेस पड़ता है तो अब आप देखो कभी कभी क्या करते हैं, गर्दन को दबा के, आप कभी ऐसा केस सुने हैं कि गर्दन को दबाकर, दहेज की वजह से गर्दन को दबाकर, मतलब कि सुसाइड केस, मतलब गर्दन को दबाकर गला घोटकर हत्या की है, कभी कभी सुना है। तो उसके जो गर्दन की सेल्स होती है ना, उसको दबा देते हैं, इतना दबा देते हैं कि ना तो उसमें ऑक्सीजन जाता है ना न्यूट्रिशन जाता है, कुछ भी नहीं। भाई अगर किसी को ऑक्सीजन ना मिले, ऑक्सीजन कहाँ से जाता है, सेल में कहाँ जाता है, ब्लड से जाता है। अब हमारी सेल ही पिचक रही है, उसको दबा रहे हैं, उसको स्ट्रेस दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, वहाँ की सेल क्या होगी, पिचकेगी, इतना ज्यादा पिचकेगा। अब देखो ये हमारी सेल है, अगर वो इस अवस्था में आ जाए पिचक के, तो उसको कुछ मिलेगा जी, नहीं मिलेगा। तो क्या होती है, इंसान की मौत हो जाती है, गला दबा के, गला घोट कर हत्या। दहेजों में ज्यादा होता है, औरतों को बहुत ज्यादा मारते हैं, दहेज ना देने पर। दहेज मिला है भाई, एक तो पिता शादी करता है, अपना सब कुछ तो देकर शादी करता है, अपना एक बिटिया देके शादी करता है, फिर भी उन लोग को पता नहीं क्या चाहिए, मांगते रहते हैं, हमको ये दे दो वो दे दो। यार अगर ना दे पाए घर वाले तो क्या करते हैं, लड़की को मार जाते हैं, लड़की को जान से मार देते हैं। तो जब मारते हैं तो गले को जब दाब के मारते हैं तो यहाँ की सेल्स को दाबते हैं, स्ट्रेस देते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेस देते हैं कि हमारी सेल सह नहीं पाती है और वो उसकी मौत हो जाती है। एक तो ऐसा जैसे दबाते रहो, किसी का गला दबा दो फिर छोड़ दो, फिर आप नॉर्मल कंडीशन में आएंगे ना, अब क्या करेंगे, बहुत तेजी से सांस लेंगे, ऐसे करके सांस लेंगे। जो आप सांस ले रहे हैं वो सांस क्या, वो उसकी आपकी
मिनट से आप दबाए हैं, 10 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 मिनट आप दबाए हैं, 2 मिनट में आपके सेल्स को ऑक्सीजन मिला ही नहीं, अब तो वो अपना कोटा पूरा करेगी ना, तो क्या करेगी, जल्दी 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 सांस लेगी, लेकिन एक समय पे वो नॉर्मल सिचुएशन में आएगी कि नहीं आएगी। तो एक रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल होता है। जो नॉर्मल सिचुएशन में आ रही है वो आपकी इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, और जिसकी वजह से डेथ कर जा रही है वो आपकी इरिवर्सिबल है। तो देखते हैं जब हमारे सेल्स पे किसी भी टाइप का स्ट्रेस पड़ता है तो वो क्या करती है, सेल इंजरी कॉज करती है। वो सेल इंजरी हमारे 2-3 टाइप की होती है। जब लो स्ट्रेस पड़ता है, लो स्ट्रेस पड़ता है, जब हमारे सेल्स पे लो स्ट्रेस पड़ता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं, सेरेब्रल एडाप्टेशन। क्या कहते हैं, सेरेब्रल एडाप्टेशन। इसमें हमारी सेल क्या होती है, रिपेयर हो जाती है, मीन्स कि पहले जैसा आ जाती है। 1 दिन 2 दिन पर, जैसे कि आप चल रहे हैं, आपके हाथ में चोट लग गई, एक्सीडेंट हुआ, आपके हाथ में चोट लग गई, एक्सीडेंट का एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप चल रहे हैं नॉर्मल, आपको चोट लगी है, आपके हाथ में चोट लगी है, तो 2 से 3 दिन तक आपकी क्या होगी, वहाँ की चोट ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगा लो स्ट्रेस। आपके सेल पर लो स्ट्रेस पड़ा है, लो प्रेशर पड़ा है, ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा है, आपकी सेल नहीं ज़्यादा डैमेज कर पा रही है, वो इतना हुआ है कि वो रिकमेंड करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि फिर वो ऐसा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे आपका हो गया ट्रॉफी होगा, सॉरी एट्रोफी हो गया। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है, हाइपरट्रॉफी हो गया। ठीक है, हाइपरप्लेसिया हो गया। ठीक है, और आपका क्या है, मेटाप्लेसिया हो गया, और क्या है, एक डिप्सेरिया हो गया, डिस्प्लेसिया हो गया। ठीक है, कौन कौन सा होगा, एट्रोफिया, हाइपरट्रोफिया, हाइपरप्लेसिया, ठीक है, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया। कौन सा होगा, डिस्प्लेसिया। ये तो आपका होता है नॉर्मल कंडीशन में। ये कब होता है, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, मीन्स कि जब आपके सेल्स को क्या होता है, कम प्रेशर मिलता है। जब आपके सेल्स को कम प्रेशर दिया जाता है तब होता है। फिर ये इसके बाद क्या करती है, ये सेल नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, फिर नॉर्मल सेल रीस्टोर। ये नॉर्मल सेल हमारी क्या करती है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। एक तो आता है माइल्ड टू मॉडरेट, फिर इसके बाद क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट। ये जब मीडियम की चोट लगती है, जैसे आप चले बाइक से एक्सीडेंट हो गया, बाइक से एक्सीडेंट, भाई सर फटेगा, हाथ में चोट लगेगी, पैर में चोट लगेगा। तो जब मीडियम चोट लगता है, जब मीडियम स्ट्रेस आपके सेल पर जाता है, तो आपकी सेल क्या करती है, कुछ दिन प्रॉब्लम में रहेगी, रिवर्सिबल इंजरी फिर आएगा उसके बाद। जब मीडियम आपको चोट लगता है, मीन्स कि जैसे कि आपको बाइक से चोट लगा, हाथ में लगा, पैर में लगा, हाथ टूट गया, पट्टी सट्टी लगा, कुछ दिन में सही हो जाएगा, कुछ दिन में सही हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं, उसको रिवर्सिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल कहते हैं। इसके ठीक होने में टाइम लगेगा, 1 महीना 2 महीना ऐसा, 3 महीना ऐसा टाइम लगेगा। वो क्या है, वो रिवर्सिबल है। वो फिर से आपकी सेल क्या होगी, रिपेयर हो जाएंगी और हीलिंग हो जाएगी। वहाँ की सेल जो टूटी है, डैमेज हुई है, फटी है, वो दोबारा रिपेयर हो जाएंगी और एक समय आएगा कि वो फिर से अपने नॉर्मल सिचुएशन में आ सकती हैं। इसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। रिवर्सिबल सेल इंजरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो चोट लगी है वो माइल्ड टू मॉडरेट लगी है, मीन्स की मीडियम चोट लगी है, ज़्यादा हाई नहीं लगी है। फिर इसके बाद अगर आपके सेल पर सेवरल स्ट्रेस पड़े बहुत ज़्यादा, जैसा गर्दन वाला मैंने बताया, गर्दन एक्सीडेंट वाला बता रहा है, वही बताया। आप नॉर्मल गिरे बाइक से, बाइक आप सीख रहे हैं, नॉर्मल गिरे तो आपको चोट वोट लगेगी, फिर आप बाइक चलाने में स्ट्रांग हो गए, फिर आप क्या किए, बाइक चलाने में स्ट्रांग हो गए, तो आपका एक्सीडेंट भगवान न करे किसी के साथ हो, मान लीजिए किसी का, समझाने के लिए, किसी का एक्सीडेंट बाइक से हो गया और ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ, थोड़ा सा, तो हाथ पैर में चोट है वगैरह वगैरह, मीन्स की मीडियम चोट लगी और फिर क्या हुआ, उसमें हमारी सेल रिपेयर की, फिर नॉर्मल कंडीशन में आ गई। उसमें क्या हुआ, उस सेल पे मॉडरेट स्ट्रेस पड़ा और इसमें जो जब आप गिर गए उस पर लो स्ट्रेस पड़ा, सेल पे लो स्ट्रेस पड़ा। एक आपका सेवरल स्ट्रेस आता है जब सेल पर बहुत ज़्यादा लग जाए, ऐसा कंडीशन कि सेल आपकी रिपेयर हो ही ना पाए, जैसे बस से एक्सीडेंट बहुत सुने होंगे, लीवर फट गया, पेट फट गया, पेट के जितने भी चीज़ थे सब बाहर निकल गए,
बहुत सुने हैं आप, सर फट गया, पेट फट गया, लीवर ऐसा वैसा सब। तो वहाँ तो क्या होता है, इंसान सीधा डेथ कर जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है, वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी रहती है। मीन्स कि वहाँ पे इंसान का बचने का कोई चांसेस ही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि सेल पे जो स्ट्रेस पड़ा है वो सेवरल पड़ा है, मीन्स कि सेल को झेलने से ज़्यादा पड़ गया है, तब जाके वो सेल हमारी क्या होती है, डेथ कर जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही। फिर से बता दे रहे हैं, लो स्ट्रेस, मीडियम, माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस, लो स्ट्रेस, माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस, सेवरल स्ट्रेस। जब कभी कभी सेल पे थोड़ा बहुत स्ट्रेस पड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर एडॉप्टेशन। मीन्स कि हमारी सेल झेल जाएगी, हमारी सेल झेल जाएगी। कभी कभी आपको चोट लगती है, अरे यार छोड़ना, एक ठीक हो जाएगा, बाद में ठीक हो जाती है। थोड़ा थोड़ा डर लगता है, थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, फिर बाद में ठीक हो जाएगी। जैसे हाथ में अगर कोई मार दिया, चोट लगती है, हाँ मैं ठीक है, अभी कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, तो ठीक भी हो जाती है। वो क्या होता है, वो सेलुलर एडॉप्टेशन होता है, आपकी स्किन उसको एडॉप्ट कर जाती है, झेल जाती है, आपकी सेल झेल जाती है। और माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस, जब सेल पे मीडियम स्ट्रेस होता है, मीडियम स्ट्रेस होता है मीन्स कि थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 2 से, तब आपकी सेल्स क्या होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी में चली जाती है। उसमें टाइम लगता है, उस सेल को रिपेयरिंग होने में टाइम लगता है, लेकिन और फिर बाद में 1-2 महीना देती है, 3 महीना देती है, रिपेयरिंग होकर फिर से क्या होती है, नॉर्मल स्टेज में आ जाती है। जब आपके सेल पर सेवरल स्ट्रेस पड़े, जब आपके सेल पर सेवरल स्ट्रेस पड़े तो वह इरिवर्सिबल सेल इंजरी कॉज करती है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी कॉज हुई तो इंसान की डेथ हुई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी हम कॉजेस, आप जो सेल है ये हमारे अभी हमने शॉर्ट में बताया, लेकिन अगले वाले लेक्चर में हम कॉजेस ऑफ सेल इंजरी बताएंगे, तो उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए। और जिसको नहीं समझ में आया या फिर अभी भी कुछ कोई डाउट है या फिर अभी हमसे कुछ छूटा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी।